अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़लस्तीन के मामले पे एक तरफ आलमी सतह पे सफारतकारी जारी है और दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वो अपने अहदाफ़ के हसूल तक फ़लस्तीनी इलाके पर हमले जारी रखेंगे। फ़ज़ाई हमले भी और ज़मीनी हमले भी किए जा रहे हैं, जहाँ पे आखिरी इत्तलात तक कोई 40 से ज़्यादा तालीमी इदारे और हॉस्पिटल्स भी तबाह हुए हैं। रिहायशी इलाकों को तबाह किया गया है, सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जुल्म की बात है कि जहाँ पे मगरबी दुनिया में हमने पहले भी बात की थी कि जहाँ पे जानवरों के भी हकूक़ मुतय्यन किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उस तरह से नहीं उठाई जा रही, बल्कि अमेरिका और मगरबी दुनिया ने इसराइल को सेल्फ़ डिफेंस का हक़ का इस्तेमाल नाम किया है और कहा है जी कि वो उसकी हमायत जारी रखेंगे। अमेरिका ने अभी हालिया क्राइसिस में तकरीबन मज़ीद कुछ 70 से 75 करोड़ डॉलर का असला भी इसराइल को देने का ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका अब तक कोई तकरीबन 140 से 50 अरब डॉलर का असला जो है वो और टेक्नोलॉजी इसराइल को फराहम कर चुका है इससे पहले भी। जबकि दूसरी तरफ इसराइल के मुकाबले में जो रियासत है या कौम है या अफराद है वो बिल्कुल निहत्ते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में एक तरफ तो जो आलमी सतह के ऊपर सफारतकारी की जा रही है वो कितनी पुरअसर है उस पर बात करेंगे, और दूसरा ये ज़रा मुआजना करेंगे कि इसराइल की जो फ़ौजी या माली या तकनीकी ताकत है और उसके मुकाबले में जो फ़लस्तीन है उनकी क्या ताकत है, तो उसका ज़रा मुआजना करेंगे। फिर ये आप पर हम छोड़ेंगे कि सोचें कि ये मगरबी दुनिया जिस मुल्क को सेल्फ़ डिफेंस का इख्तियार या हक़ कह रही है, किस किस्म का डिफेंस, जबकि मुकाबले में जो कौम है या मुल्क है उसके पास तो कुछ है भी नहीं। तो जहाँ तक आलमी सफारतकारी की बात है तो चीन ने ये पेशकश की है और एक 4 नुकाती फार्मूला पेश किया है, जिसमें ये कहा गया है कि फ़ौरी तौर के ऊपर जंगबंदी होनी चाहिए, फिर वहाँ पे जो इमदादी सरगर्मी है वो बहाल होनी चाहिए, आबादकारी जो है वो होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, और फिर जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो 2 स्टेट्स थ्योरी है उसके ऊपर अमल होना चाहिए कि ये जिस तरह से इसराइल जो एक्सपेंशन करता जा रहा है वो नहीं, बल्कि ये 1967 से पहले जो ये ख़ित्ता था, जिस तरह से जिस नक्शे पे और जिस आबादी के तनासब और जिस रकबे पर था, उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो है कि 2 मुल्क 2 रियासतें होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो फ़लस्तीन लैंड है, फ़लस्तीनी ज़मीन है, वो स्टेटस अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में ये स्टेटलेस ज़मीन है और इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने नाकाबिल रहायश इलाका करार दिया हुआ है। तो उस ख़ित्ते से इसराइल अपना मुकाबला कर रहा है। अब इसराइल को हम देखें और जहाँ तक आलमी सफारतकारी की हम बात कर रहे थे तो उसमें एक अहम बात ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट हैं, तुर्क डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरे पर आ रहे हैं। 25 से 27 मई के दौरान ये दौरा करेंगे। तुर्क उनका नाम है वोल्कैन बोज़कर, ये डिप्लोमेट थे तुर्की के, और फिर 2011 में ये सियासत में आए। इस्तांबुल से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और पार्लियामेंट के मेंबर बने, और फिर उसके बाद 2015-16 में तुर्की के जो यूरोपीय यूनियन अमूर हैं उसके ये वज़ीर भी रहे, और फिर उसके बाद 2020 में ये UN जनरल असम्बली का जो इस वक्त मौजूदा सेशन है उसके प्रेसिडेंट ये मुंतखब हुए थे। तो वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी होंगी और UN जनरल असम्बली का जो एजेंडा है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, और साथ साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी ये खिताब करेंगे। तो फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहाँ पे वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा और सूडान के वज़ीर ख़ारजा चारों इकट्ठे गए थे, और जो UN जनरल असम्बली का ख़ुसूसी इजलास है फ़लस्तीन के हवाले से उसमें भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इजलास और करारदादें तो 1948 से फ़लस्तीन के ऊपर भी और कश्मीर के ऊपर भी मौजूद हैं, और लेकिन अमल नहीं हो रहा। एक तो ये देखना होगा तमाम इस्लामी ममालिक को कि क्या ये करारदादें ही काफ़ी हैं या आपको अमली इक़दाम करने होंगे। और अमली इक़दाम में 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये है कि सफारती तल्लुकात, इक़्तिसादी तल्लुकात, और फिर फ़ौजी अमूर जो हैं उनको देखा जाता है। सबसे पहले आप किसी को अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं तो आप उससे सफारती तल्लुकात मुनक़ता करते हैं। तो क्या वो तमाम इस्लामी ममालिक बशमूल तुर्की
जिन्होंने सफारती तल्लुकात इससे रखे हुए हैं, क्या इस तमाम तर सूरत हाल में, क्राइसिस में, वो अपने सफारती तल्लुकात मुनक़ता करने के लिए तैयार हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिन इस्लामी ममालिक की इसराइल के साथ इक़्तिसादी तल्लुकात हैं या तिजारती तल्लुकात हैं, क्या वो उसका जो है कि कुछ बाइकाट करने का सोचते हैं या इरादा रखते हैं, या ऐसे इक़दाम उठाते हैं जिससे इसराइल को माली नुकसान का, खसारे का सामना हो, तो तब वो को सोचे कि अच्छा नहीं, अब फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या करना है। फिर तीसरा ये है कि क्या तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर, और बिलखसूस जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसराइल के, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वो और तुर्की और पाकिस्तान, ईरान मिलिट्री एतबार से क्योंकि ज़्यादा आगे हैं बाकी ममालिक से, तो ये सारे मिलकर क्या कोई ऐसा ठोस, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की ऐसी करारदादें हैं कि जब किसी भी खित्ते से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हों सेल्फ़ हक़ खुद इरादियत की, और अगर वो उसके ऊपर मज़ालिम किए जा रहे हैं तो फिर दूसरे खित्ते से उनकी इमदाद की जा सकती है और मिलिट्रीली भी इमदाद की जा सकती है। तो क्या उन करारदादों की रोशनी में ये इस्लामी ममालिक ऐसा कोई इत्तेहाद बनाकर और फिर फ़लस्तीनी अवाम की मिलिट्री सपोर्ट, अस्करी सपोर्ट करने को तैयार है या नहीं है? तो ये 3 अमूर जो हैं कि इनके ऊपर ज़रूर सोचना होगा। क्यों? ये इसलिए कि अब हम उस नुक्ते पे आते हैं कि इसराइल का मुकाबला किसके साथ है। कि जब इसराइल की क़याम हुआ, उससे पहले जर्मन्स ने बेसिकली यहूदियों का कत्लेआम किया था, जिसके नतीजे में ये हिजरत करके इस खित्ते में आए थे। और जब इस खित्ते में आए थे, हमारे एक दोस्त अब्दुर्रहमान साहब ने एक तस्वीर शेयर की कि जिस शिप में ये पहली शिप जब यहाँ पहुँची थी तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर अवेजना था बाहर, और वो उस पर लिखा था, द जर्मन डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज़ एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप्स। तो जब ज्यूज़ इस खित्ते में आए थे तो उन्होंने ये कहा कि जर्मन्स ने हमारे ख़ानदान और हमारे घर जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, तो आप हमारी उम्मीदों को तबाह मत कीजिएगा। तो अरबों ने यहूदियों को पनाह दी, लेकिन वो पनाह फिर उनके गले में पड़ गई। वो ऐसे ही था जैसे ऊँट को आप खैमे में सर डालने की इजाज़त दें, मौका दें, तो वो पूरे खैमे में घुस के फिर खैमे को तलबट कर देता है। तो इसी तरह इसराइल और यहूदियों ने भी यही किया। तो अब इसराइल जो है इस खित्ते में, जहाँ पे उसकी तकरीबन 6.25 लाख फ़ौज है, उनके पास मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर जदीद तरीन टैंक, असला, गोला बारूद, कोई तकरीबन 60 से 70 लड़ाका बहरी जंगी जहाज़ हैं, और कोई 650 से 700 के करीब फ़ज़ाई लड़ाका तैयारे हैं। और एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक 80 से लेकर 400 मुख्तलिफ़ फ़िगर बताए जाते हैं कि उनके पास एटमी हथियार भी हैं। इनका फ़ौजी बजट इसराइल का कोई 20-21 अरब डॉलर है सालाना, और इससे हटकर जैसे पहले कहा कि 150 अरब डॉलर तकरीबन अमेरिकी इमदाद भी कर चुके हैं। और फ़ीकस GDP इसराइल का जो है फ़ीकस आमदन वहाँ पे कोई 42,800 डॉलर से ज़्यादा है, जबकि इसके मुकाबले में फ़लस्तीन की जो फ़ीकस आमदन है वो 8.5 से पौने 900 डॉलर के करीब है। 161 ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे इजरायली बाशिंदों को या इजरायली पासपोर्ट को ऑन अराइवल वीज़ा या वीज़ा फ्री इजाज़त है ट्रैवल की, जबकि फ़लस्तीन के बारे में UN की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको स्टेटस कंट्री या प्लेस करार दिया गया और नॉन लिवेबल प्लेस करार दिया गया है। तो ये कहीं सफ़र भी नहीं कर सकते, और जब एक तरफ इसराइल मज़ालिम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने हिजरत करके करीबी हमसाया मुस्लिम ममालिक में जाना होता है तो उनकी सरहदें भी बंद होती हैं, ये भी जुल्म होता है। तो फिर जब दबाव बढ़ता है तो फिर साथ के इस्लामी ममालिक भी अपनी सरहदें खोलते हैं। और 62% आबादी जो है इसराइल की वो 15 से 64 साल की उम्र पर मुहित है, जबकि फ़लस्तीन की आबादी जो 43% तकरीबन निसफ़ आबादी 14 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इसराइल ने, जिस तरह से भारत कश्मीर में नस्ल कुशी कर रहा है, इसी तरह इसराइल फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी कर रहा है। और फ़लस्तीन का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो बिजली का सिस्टम है, वो सब का सब इन्हिसार करता है इसराइल के ऊपर। अगर वहाँ से पानी बंद कर दिया जाए, बिजली बंद किया जाए, तो बिल्कुल फ़लस्तीन के अंदर अंधेरा छा जाता है। तो ये सारे मामलात हैं। तो एक तरफ एक ऐसी बिल्कुल बेबस और मज़लूम कौम है जिसके पास ना वसाइल हैं, ना पीने का पानी है, ना रहने को जो है घर है, छत है, और अस्पताल और तालीमी इदारे सब कुछ तबाह किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ दुनिया की जदीद तरीन
ताकत और जदीद तरीन जो ताकत रखने वाले ममालिक हैं उनका बैकअप और सपोर्ट भी इसराइल को हासिल है। दुनिया उनको सेल्फ़ डिफेंस का हक़ दे रही है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो मांगे तांगे कि कहीं से सपोर्ट हासिल करके, और यूएन इजाज़त भी देती है रेजोल्यूशन, उनको दहशतगर्द करार दे के उनके ऊपर मुज़ालम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस्लामी ममालिक को ये सोचना होगा कि क्या हम सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर सकते हैं, क्या हम तिजारती तल्लुकात मुनक़ता कर सकते हैं, और फिर हम जो आगे फ़ौजी या अस्करी सलूशन की तरफ बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तभी जाके हम अगर ये हम इक़दाम उठाएँगे, पहले दो इक़दाम सफारती और तिजारती अगर तल्लुकात ख़त्म करेंगे, तो फिर एक थ्रेट कायम होगा कि अच्छा जी कि अब अस्करी स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं, तो तब दुनिया आपकी बात सुनेगी। अदरवाइज़ जो है कि फिर इसी तरह से करारदादें, और 2014 में भी ऐसे ही मुज़ालिम हुए फ़लस्तीन में, 2017 उसके बाद भी हुए और अभी भी हो रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा।